जो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इस पुस्तक का हमने दूसरा पाठ शुरू किया था जिसका नाम है विद्रोही और राज। इस पिछली कुछ कक्षाओं में हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था और कुछ प्रश्न उत्तर भी इसके कर लिए थे। 5 प्रश्न उत्तर इसके हमने हल किए थे, जो मुख्यतः 1857 की क्रांति से संबंधित लगभग सारे प्रश्न थे। तो आज बाकी के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं वो इस कक्षा में हम देखेंगे, उनके उत्तर समझेंगे, जानेंगे और उनको अच्छे से लिखने की भी कोशिश करेंगे फिर आप अपनी नोटबुक में। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो ठीक है, तो पहले तो हम समझ रहे हैं कि अवध की कहानी जो हमने कक्षा में पढ़ी थी कि अवध में विद्रोह क्यों हुआ, क्या अवध की सारी कहानी थी, उसको एक बार फिर से रिपीट करने के लिए मैंने ये समझाया है यहाँ पे। फिर आगे हम इसका उत्तर भी देखेंगे। तो देखिए अवध 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था। समझ गए ना? कौन था अवध का नवाब? वाजिद अली शाह कुशासन का आरोप लगाया था और उसे वहां से हटा दिया था, कलकत्ता भेज दिया था और अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने। नवाब वाजिद अली शाह थे यहाँ के, उनको तो कलकत्ता भेज दिया। बाद में जब यहाँ पर विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इनकी बेगम के द्वारा, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। साथ में उनके पुत्र थे जिनका नाम था बिरजिस कद्र। तो इनके द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था अवध में। देखिए आगे कुछ, अवध में अंग्रेजों द्वारा पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू की गई थी। क्या नई व्यवस्था लागू की अंग्रेजों ने? हमने समझा था कि नवाब, फिर मध्यस्थ वर्ग होते थे तालुकदार या जमींदार, और फिर नीचे होते थे रैयत या किसान। तो किसान तालुकदार को लगान देते थे और वो नवाब को पहुंचाते थे, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। उन सबको बदल दिया और एक नई व्यवस्था स्थापित की। तो अवध के किसान भी उस नई व्यवस्था से नाराज थे, तालुकदार की और जो जमींदार जिनको कहते थे उनकी जमींदारियां छीन ली गई थी। तो इस तरह से सारे वर्ग, नवाब भी, जो मध्यस्थ वर्ग था तालुकदार और जो किसान वर्ग था, सब नाराज थे। और साथ ही में ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भी किस रियासत के थे? अवध के। तो इन सब कारणों से अवध का विद्रोह सबसे व्यापक था। और देखते हैं कि क्यों था। उत्तर में अवध का विद्रोह अधिक व्यापक होने के निम्न कारण थे। पहला कारण है किसानों, तालुकदारों और जमींदारों सभी ने विद्रोह में भाग लिया और बेगम हजरत महल की मदद की, जो विद्रोह की नेतृत्व करने वाली महिला थी यहाँ पर बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर जो सैनिक विद्रोह था उसने एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। आम जनता और तालुकदार, किसान सब विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे अवध के विद्रोह को दबाने में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। दूसरा है ब्रिटिश भू राजस्व की एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद तालुकदारों को केवल बिचौलिया अथवा मध्यस्थ माना गया। उनके जमीन पर मालिकाना हक समाप्त कर दिए गए। मतलब जो वर्ग था यहाँ पर तालुकदार वर्ग, उनको केवल उस जमीन का मालिक नहीं माना गया था, केवल मध्यस्थ वर्ग माना गया था। तो उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। आगे है तालुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई थी। मतलब एक व्यवस्था चल रही थी वहां पे, हमने समझा था कक्षा में, बड़ी सुंदर व्यवस्था अवध में थी कि तालुकदार किसानों से लगान लेते थे तो उनके व्यक्तिगत संबंध भी होते थे। अगर किसी वर्ष अकाल पड़ गया या किसान लगान नहीं दे सकता तो माफ कर दिया जाता था। कोई त्योहार उत्सव आते थे तो उस समय किसानों को उपहार भी बांट दिए जाते थे। पैसे की जरूरत होती थी तो किसान तालुकदार से ले सकता था। ये सब व्यवस्थाएं थी। अब तालुकदार खत्म, लगान सीधा ब्रिटिश कंपनी ले रही है किसानों से, तो उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे और जो मदद किसानों को मिलती थी अब वो मिलनी बंद हो गई। ये एक सुंदर व्यवस्था थी और ये व्यवस्था किसने समाप्त कर दी? अंग्रेजों ने। और जो नई व्यवस्था लागू की उससे लोग नाराज थे यहाँ के। तो देखिए अवध के अधिग्रहण के बाद अंग्रेजों द्वारा किसानों से मनमाना राजस्व वसूल किया जाता था। बहुत ज्यादा राजस्व बढ़ा दिया गया था। अकाल पड़ गई या फसल खराब हो गई तो राजस्व में कोई रियायत भी नहीं दी जाती थी, छूट नहीं दी जाती थी। ठीक है, किसान की किसी बेटी की शादी है, ज्यादा खर्चा हो गया तो भी लगान में कोई छूट नहीं। जबकि तालुकदार जब होते थे
जिस व्यवस्था को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, उस व्यवस्था में ये व्यक्तिगत संबंध होने के कारण किसान और ताल्लुकदार के बीच ऐसा संभव था कि लगान कभी माफ कर देना, कभी कम कर देना, कभी कुछ दिनों की मोहलत दे देना। अब तो सीधा सा है कि अंग्रेजों ने लगान भी बढ़ा दिया और बढ़ा हुआ लगान समय पे किसानों को जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी, उनसे छीन ली जाती थी। और इस सारी व्यवस्था से ये सब नाराज थे। आगे, ब्रिटिश बंगाल सेना में सर्वाधिक सिपाही अवध से भर्ती किए गए थे और सिपाही भी किसान परिवार से ही तो थे सारे, सिपाही भी किसान परिवार से संबंधित होते थे। तो सिपाहियों ने जब विद्रोह में हिस्सा लिया तो यहाँ के जो परिवार थे सिपाहियों के, वो भी विद्रोही हो गए सारे और एक जन विद्रोह का रूप ले लिया अवध के विद्रोह ने। तो ये सबसे व्यापक विद्रोह था। अगला प्रश्न है, विद्रोही क्या चाहते थे? ठीक है, विद्रोही क्या चाहते थे, वो किस तरह की व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के भगाने के बाद करना चाहते थे, इस बारे में कि विद्रोही क्या चाहते थे हमने बात की थी कक्षा में कि हमें कोई प्रमाणिक दस्तावेज तो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। केवल जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह के समय कुछ घोषणाएं जारी की, कुछ पत्र लिखे, उनसे हमें यह अनुमान मिल जाता है कि विद्रोही क्या चाहते थे। इसी प्रश्न को आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। मतलब ये कह रहे हैं पहले तो विद्रोही क्या चाहते थे, फिर विभिन्न सामाजिक वर्ग जैसे सैनिक क्या चाहते थे, किसान क्या चाहते थे, व्यापारी क्या चाहते थे, धार्मिक वर्ग था एक, वो क्या चाहते थे, और शासक वर्ग क्या चाहता था। चाहने का मतलब ये है कि ये क्रांति चल रही है, क्रांति में सब लोगों ने लगभग भाग लिया है जिनका मैंने नाम लिया अभी। अब क्रांति के उद्देश्यों में ऐसा क्या चाहते थे कि हम क्रांति करके अंग्रेजों को भगाएंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा। तो जैसे किसान क्या चाहेगा, किसान इसलिए विद्रोह में शामिल हो रहा था, उसे उम्मीद थी कि अगर क्रांति सफल रहती है तो अंग्रेज यहाँ से जाएंगे और फिर पुरानी व्यवस्था यहाँ पे स्थापित होगी, हमारा भू राजस्व कम किया जाएगा, भू राजस्व समय पे जमा नहीं करा पाए तो हमारी ज़मीनें नीलाम नहीं की जाएंगी। तो ऐसी चाहत किसकी थी? किसानों की। सैनिक क्या चाहते होंगे? निश्चित है सैनिक चाहते होंगे कि जैसे लॉर्ड डलहौजी ने उनकी निशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त कर दी थी, वो चाहते होंगे कि हमारी निशुल्क डाक सुविधा वापस लागू की जाए। समुद्र पार सेवा देने के लिए अंग्रेजों ने उनको बाध्य किया था, तो वो चाहते होंगे कि समुद्र पार सेवा देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जाए, और अगर हम समुद्र पार सेवा देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा भत्ता, ज़्यादा वेतन हमको दिया जाए, हमें पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में होते थे वो केवल प्रमोशन करते थे, अपनी उन्नति केवल सूबेदार के पद तक कर सकते थे, इससे ऊपर पद भारतीयों के लिए नहीं होते थे, वो ब्रिटिश होते थे ऊंचे अधिकारी। तो सैनिक निश्चित है चाहेंगे कि हमें पदोन्नति के अवसर मिले, हमारे साथ सेना में अच्छा व्यवहार किया जाए, हमें भी अंग्रेजों की तरह रहने और खाने पीने की अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे व्यापारी वर्ग क्या चाहता होगा? निश्चित है वो चाहता होगा कि मेरा व्यापार फले फूले। वो कैसे फले फूलेगा? मुझ पे जो कर लग रहे हैं वो कम किए जाएं, विदेशी व्यापारियों की तरह मुझे भी सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। तो इस तरह से विभिन्न वर्ग क्या चाहते थे ये बताना है, लेकिन उससे पहले बताना है कि विद्रोही क्या चाहते थे। तो देखते हैं अब हम इसका उत्तर। विद्रोही क्या चाहते थे यह जानने के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों का अभाव है, लेकिन विद्रोहियों के नजरिए को समझने के लिए उनके द्वारा जारी की गई घोषणा और इश्तेहार मौजूद है, उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या क्या चाहते थे हमने कुछ पॉइंट बना के लिखा है यहाँ पे देखो। विद्रोही भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, पहली बात तो ये, वो चाहते थे कि अब ब्रिटिश शासन यहाँ से खत्म कर दिया जाए। दूसरा है हिंदू व मुसलमानों में एकता बनाए रखना चाहते थे। हमने पढ़ा भी था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता बनाए रखने के लिए विद्रोहियों ने क्या प्रयास किए थे। तो वो चाहते थे कि एकता बनी रहे हिंदू मुसलमानों में, ताकि जो विद्रोह है, जो क्रांति है, वो मजबूत बनी रहे। अगर फूट डल गई तो क्रांति कमजोर हो जाएगी, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे और अंग्रेज फिर उसको आसानी से दबा देंगे। तो एकता बनी रहे ऐसा भी विद्रोही चाहते थे। 18वीं शताब्दी से पूर्व की दुनिया या व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। हर कोई चाहता था कि अंग्रेजों ने आके हमारा पूरा सामाजिक ढांचा बदल दिया है, आर्थिक ढांचा बदल दिया है, ये वापस जाएं, क्रांति के बाद हम इनको भगाएं क्रांति करके, और फिर जो पुरानी व्यवस्था है उसको ही पुनर्स्थापित करें, पुराने शासकों को ही लाए। इसीलिए तो पुराने शासकों को ही नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था विद्रोहियों ने, पढ़ा था हमने ये कक्षा में। देखिए आगे,
उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ थे। जो विद्रोही हैं इनकी एक ये भी विचार थे कि उत्पीड़न के प्रतीक जो भी हैं उनके खिलाफ थे। जैसे ब्रिटिश जो नागरिक थे उनके तो खिलाफ थे, अंग्रेजों के तो खिलाफ थे। कई जगह इस विद्रोह के दौरान साहूकार और अमीरों के घरों पर भी हमले किए गए विद्रोहियों के द्वारा, क्योंकि वो भी क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे। तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, पिछला जो अध्याय पढ़ा था हमने इतिहास के, उसमें हमने देखा था कि किस तरह वो अधिक ब्याज दर वसूल करते थे किसानों से। अगर वो कर्जा नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। तो वो भी एक शोषण का प्रतीक थे, उत्पीड़न का प्रतीक थे। तो उनके भी खिलाफ थे और उन पे भी हमले किए गए थे। तो ये तो हमने देखा है कि विद्रोही क्या चाहते थे। अब हम इसी प्रश्न का दूसरा भाग जो था वो क्या था कि विभिन्न सामाजिक वर्गों की क्या सोच थी वो देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कुछ कुछ अंतर जरूर था। विभिन्न सामाजिक समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए ही विद्रोह में वो शामिल हुए थे। सबकी सोच में थोड़ा अंतर था, लेकिन सबकी सोच एक जगह जरूर मिल जाती थी। सबका एक सामान्य उद्देश्य, कॉमन उद्देश्य जरूर था। वो क्या था कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। ये तो एक उद्देश्य था, सबका सामान्य उद्देश्य। बाकी हर वर्ग अलग अलग कुछ सोच थी। वो क्या थी देखते हैं कि शासक वर्ग की बात आ रही है। शासक वर्ग क्या चाहता था, इस क्रांति के परिणामों में क्या देखता था वो कि मुझे क्या मिलेगा जब क्रांति सफल हो जाएगी। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ कर अपने अपने राज्य एवं जागीरें पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर निश्चित है कि ऐसा चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो मुझे मेरा मुगल साम्राज्य, मुगल राज्य है वो वापस मिल जाएगा, मेरे जो सम्मान था वो मुझे वापस मिल जाएगा। बहुत सारे जमींदारों की जमींदारियां छीन ली गई थी, बहुत सारे नवाबों को वहाँ से हटा दिया गया था, राजाओं को हटा दिया गया था। तो वो सब चाहते थे कि क्रांति के बाद हमें ये सारा सम्मान और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो राज्य है वो हमें वापस मिल जाएगा। ये कौन चाहते थे? शासक वर्ग। आगे बात करें तो भारतीय व्यापारी क्या चाहते होंगे वो बात की गई है। तो ये कहते हैं, ये कुछ ऐसा चाहते थे कि उन्हें आंतरिक और बाह्य व्यापार में विदेशी व्यापारियों के समान सुविधा प्राप्त हो। इस औपनिवेशिक शासन में, अंग्रेजी शासन में क्या होता था, जो अंग्रेजी व्यापारी थे उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त होती थी। जैसे जब ब्रिटेन का माल भारत में आता था, ये ब्रिटेन का माल जब भारत में आता था तो समुद्र किनारे जब ये उतरेगा तो इससे टैक्स लेना चाहिए, चुंगी लेनी चाहिए, लेकिन ये चुंगी नहीं लगती थी, जिसे हम कह सकते हैं आयात कर। विदेशी माल पर आयात कर लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगता था। तो फिर ये सस्ता रहता था, जबकि भारतीय माल पर बहुत तरह के कर लगा के उसे महंगा बना दिया जाता था। तो व्यापारी क्या चाहते थे कि हमारी भी समृद्धि, और ये समृद्धि कैसे होगी कि विदेशी व्यापारियों के समान हमें भी कुछ सुविधा मिले, विदेशी व्यापार करने की भी हमें छूट दी जाए। तो ऐसा चाहते थे व्यापारी वर्ग। आगे के वर्ग कुछ देखते हैं कि किसान क्या चाहते थे। बिल्कुल, इसका जवाब तो बच्चों आप दे सकते हो, ठीक है। देखते हैं कि क्या है। तो भू राजस्व की दर उदार हो, मतलब भू राजस्व जो वसूल किया जाता है वो कम किया जाए, उसकी दरें उदार हो। दूसरा है कर संग्रह, मतलब लगान जो उनसे वसूल किया जाता है, कर संग्रह के साधन कठोर न हो, मतलब ऐसे हो कि भाई लगान लेने आए अधिकारी, नहीं है तो कुछ मोहलत दे कि 2 महीने बाद जमा करा देना, 4 महीने बाद जमा करा देना, या वो देखें कि फसल ही खराब हो गई तो लगान कुछ कम कर दिया जाए या माफ भी कर दिया जाए। ऐसा कौन चाहते थे? किसान। भुगतान न करने की स्थिति में उनकी भूमि नीलाम न की जाए, ऐसा भी किसान चाहते थे। अगर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो मोहलत दी जाए, कुछ समय दिया जाए भुगतान करने के लिए, जमीनें नीलाम ना की जाएं। ऐसा चाहते थे किसान की क्रांति सफल हो, अंग्रेज चले जाएं तो ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। ये उम्मीद किनको थी? किसानों को। सरकारी कर्मचारी वर्ग क्या चाहता होगा? सरकार में, ब्रिटिश सरकार में कुछ अंग्रेजी प्राप्त भारतीय थे, उनको भर्ती किया गया था, लेकिन इन भारतीयों को बहुत छोटे पदों पर, क्लर्क जैसे पदों पर लगाया गया था। उच्च पद किनके लिए होते थे? ब्रिटिश नागरिकों के लिए होते थे, अंग्रेजों के लिए होते थे। तो सरकारी लोग क्या चाहेंगे कि हमें भी पदोन्नति के अवसर मिलें, अच्छे पदों पर हम पहुँचें। तो इस तरह की उम्मीद कि दफ्तरों में हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, ऐसा कौन सोचते होंगे? सरकारी कर्मचारी सोचते होंगे, जो कुछ भारतीय थे वहाँ पर। तो ये क्या चाहते थे कि उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव किया जाए। आगे है कि उन्हें प्रशासनिक व सैनिक सेवाओं में प्रतिष्ठा और धन वाले पदों पर
नियुक्त किया जाए। सैनिक भी और सरकारी कर्मचारी की लगभग समान सोच थी। आगे देखते हैं कि जो धार्मिक वर्ग था, जिनमें हिंदू फकीर, पंडित वगैरह, मुस्लिम फकीर और पंडित वगैरह आते थे, ये क्या सोचते थे? तो इनका सोचना था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो शासन भारत में है, इन शासन के द्वारा वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को तो ख़त्म करना चाहते हैं और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। हमने पढ़ा था बहुत डिटेल से इस चीज़ को पूरे इस अध्याय के दौरान। तो वो चाहते थे कि ये अंग्रेज जाएंगे, इनको भगा के हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे और उसे पुनर्स्थापित करेंगे। ऐसा कौन चाहते थे? जो धार्मिक वर्ग था, पंडित और फकीर। तो देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति थे ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश प्रशासक उनके धर्म को नष्ट करके उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते थे। वे ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़कर भारतीय धर्मों, ध्यान देना, भारतीय धर्मों क्यों? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, दोनों धर्मों की और एवं संस्कृतियों की रक्षा करना चाहते थे। ऐसी उम्मीद किनको थी? धार्मिक समुदाय के लोगों को थी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं? तो देखिए कैसे इतिहासकार, जो चित्र वगैरह हमने देखे थे पाठ के अंत में, कि इतिहासकार इन चित्रों को देखकर क्या विश्लेषण करते हैं, क्या समझ में आता है। उस समय के समाचार पत्रों में विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद या विद्रोह के दौरान बहुत सारे चित्र चित्रकारों के द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर बनाए गए। वो कार्टून वगैरह और चित्र के रूप में अखबारों में भी छपे। तो उस समय के लोगों के मस्तिष्क पर, मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा होगा इन चित्रों का? इतिहासकार उसका कैसे विश्लेषण करते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। कुछ चित्र देखेंगे जो हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए हैं। तो देखिए, चित्र विद्रोह की विभिन्न छवियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। विद्रोह को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्रोह किस तरह का था, ये छवियां समझने के लिए चित्र महत्वपूर्ण होते हैं। इन चित्रों का मुख्य उद्देश्य, मतलब ब्रिटिश कलाकारों ने, ब्रिटिश चित्रकारों ने जो चित्र बनाए, उन चित्रों का उद्देश्य क्या था? तो इन चित्रों का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी जनता में अपनी सरकार की शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना था। ये चित्र जब अखबार में छपते थे तो लोग देखते थे। चित्र इस तरह के होते थे कि जैसे विद्रोह को दबा दिया गया और जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, विजय दिवस, एक तरह से विजय का उत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह के चित्र जब ब्रिटिश अखबारों में छपते थे तो उन्हें लगता था, वहाँ के नागरिकों को, कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार ताकतवर है ना, उन्होंने विद्रोह को कंट्रोल कर लिया है, तो संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब दूसरा चित्र छपता था तो उनकी भावना फिर कैसे बदलती थी, फिर अगले चित्र किस तरह के होते थे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे पहला चित्र है, इसको देखकर वहां के नागरिकों ने क्या समझा होगा, क्या उनकी मनोदशा किस तरह बदली होगी। तो पहले, इस चित्र से पहले कुछ नागरिक जो ऐसा सोच रहे थे कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने बड़ी लापरवाहीपूर्ण, शोषणपूर्ण शासन किया है भारत पे, भारतीय लोगों को बड़ा परेशान किया है, उनका शोषण किया है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया है, गलत तरीके से शासन कर रही है भारत में। तो कंपनी के शासन की आलोचना हो रही थी ब्रिटेन में, सरकार की आलोचना हो रही थी। और लेकिन जब ऐसे चित्र छपे तो कुछ लोग उनके समर्थन में आ गए कि ब्रिटिश सरकार नकारा नहीं है, अधिकारी अच्छे सैनिक योग्यता रखते हैं, और उन्होंने विद्रोह को कंट्रोल में कर लिया है, दबा दिया है। क्या है ये चित्र? देखिए, पहले चित्र का नाम भी आपको ध्यान रहे, चित्र का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ। लखनऊ में जब विद्रोहियों ने अंग्रेजों की रेजिडेंसी, अंग्रेजों की एक बस्ती होती थी, उस पर कब्जा कर लिया था, बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था और उसको चारों तरफ से घेर रखा था विद्रोहियों ने। जो वहाँ का लखनऊ मतलब अवध, ठीक है ना, लखनऊ अवध आप समझ गए होंगे कि अवध जो रियासत थी उसकी राजधानी थी लखनऊ। तो वहाँ पर विद्रोहियों ने जो ब्रिटिश बस्ती होती थी उस पर कब्जा कर लिया, जिसको रेजिडेंसी कहते थे, उस पर हमला किया, कब्जा कर लिया। हेनरी लॉरेंस जो वहाँ के रेजिडेंट थे, अंग्रेज अधिकारी, उसको मार दिया।
तो पूरी तरह विद्रोहियों का कब्जा है अंग्रेजों के क्षेत्र पे। फिर दूसरे सैनिक अधिकारी वहां गए अंग्रेजों के, और उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर किया। बाद में एक और बड़ा कमांडर कॉलिन कैम्पबेल वहां पहुंचता है और उन्होंने उन विद्रोहियों को वहां पे हराया, उनको सजा दी, मारकाट मचाई, इस तरह की चीजें। तो वही इस चित्र में दिखाई गई है कि सब कुछ कंट्रोल में है, अवध के विद्रोह को हमने दबा दिया है, लखनऊ में सब कुछ ठीक कर दिया है। तो देखिए, विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का अभिनंदन रक्षकों के रूप में किया गया है कि ये रक्षक थे जिन्होंने विद्रोहियों को यहां से भगाया और वापस से अवध पे अंग्रेजों का कब्जा किया। कौन है यहाँ पर? कुछ सैनिक अधिकारी हैं, बीच में खड़े हैं कॉलिन कैम्पबेल जो मुख्य सेनापति थे उस समय, कंपनी के मुख्य कमांडर थे। साथ में आउटरम और हैवलॉक अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी। एक तरफ भारतीय लोग देखो मरे कटे हुए पड़े हैं, ठीक है, उनको सजाएं दी जा रही है। पीछे की तरफ देखो जो रेजिडेंसी है, अंग्रेज रेजिडेंसी, वो जली हुई है, टूटी फूटी हुई है, लेकिन उत्सव मनाया जा रहा है कि अंग्रेजों की विजय हो गई। तो सरकार की नाकारी को छुपाने के लिए ऐसे चित्र उस समय अखबारों में छपे और लोगों की जो मनोदशा थी वो कुछ बदल गई थी। ऐसा ही हम एक अगला चित्र देखते हैं, वो भी यहीं का है, लखनऊ या अवध का। यहां पर क्या है पहले पढ़ते हैं। इस चित्र का प्रमुख उद्देश्य विद्रोह की अवधि में अंग्रेजों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की असहायता को प्रकट करना है। चित्रकार की यह कल्पना दर्शकों को अंदर तक झकझोर डालती है। कल्पना से चित्र बनाया गया है, असली चित्र नहीं है, ये भी आपको ध्यान रहे। तो देखिए है क्या कि जो ब्रिटिश महिलाएं हैं, अंग्रेज महिलाएं हैं, वो एक कमरे में सारी बैठी हुई हैं, डर रही हैं, क्योंकि विद्रोहियों ने पुरुषों को, अंग्रेज पुरुषों को तो मार दिया और चारों रेजिडेंसी को विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर भी रखा है। तो ये डर रही हैं कि हमें भी मारेंगे, सहमी हुई है, एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। ऐसा कल्पना के आधार पर चित्र बनाया। पीछे आप देख सकते हैं कुछ अंग्रेज सैनिक है जो इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चित्र जब छपा तो एक तरह से लोगों ने ये सोचा, इस चित्र में दिखाया क्या गया है वो समझते हैं कि असहायता किसकी, अंग्रेज और महिलाओं को किस तरह वो असहाय हो गए थे और विद्रोही कितने बर्बर और असभ्य थे, कितने हिंसक तरीके से वो विद्रोह कर रहे थे कि उन्होंने महिलाओं तक को मारने तक की कोशिश की थी। ये इस चित्र में दिखाया गया है। अब इस चित्र को कोई ब्रिटिश नागरिक देखेगा तो निश्चित है कि वो गुस्से से भर जाएगा और बदले की भावना उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए कल्पना, चित्रकार की यह कल्पना दर्शकों को अंदर तक झकझोर डालती है, हिला डालती है कि देखिए इतने विद्रोही, इतने हिंसक थे विद्रोही, महिलाओं तक के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या होगी, अब बदले की भावना विकसित होगी वहां के, मतलब बदले की भावना का उदय होगा ब्रिटिश नागरिकों के अंदर। ऐसा ही एक अगला चित्र देखते हैं कि फिर जब ये चित्र देखा पिछला, तो फिर दूसरे चित्र कैसे बनने लगे। दूसरे चित्रकारों ने कल्पना के आधार पर यह बनाया कि महिलाओं को ऐसा बनना चाहिए, इस तरह का, लड़ो विद्रोहियों से, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। यह भी कल्पना के आधार पर बनाया गया चित्र है, कोई असली चित्र नहीं है ये। तो जो महिला है वो बंदूक से विद्रोहियों को मार रही है, पुरुषों को, जो पुरुष विद्रोही हैं उनको एक महिला अपने मतलब साहस बढ़ाया, उसने अपना बंदूक उठाई और उनको मारा। साथ में देखो यहां पर आपको एक पुस्तक दिख रही होगी, ये बाइबिल है, मतलब बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक। तो ऐसे दिखाओ कि ईसाई धर्म को बचाने के लिए ताकतवर बनो और उनको मारो विद्रोहियों को। तो ऐसे चित्र छपे। उसके बाद आगे कुछ देखते हैं कि फिर न्याय की मांग होने लग गई ब्रिटेन में कि अब तो न्याय होगा, हम भी उतनी ही मारकाट मचाएंगे भारत में और उनको मारेंगे। तो देखिए जैसे कल्पना के आधार पर अब ये चित्र बनाया एक कलाकार ने कि एक महिला है, वो बड़ी बहादुरी से तलवार और ढाल लेके विद्रोहियों को मार रही है। उसकी ढाल पे आप देखेंगे तो देखिए तराजू बनी हुई है, मतलब न्याय का प्रतीक जो अदालत में होती है वैसी तराजू। इसका मतलब ये न्याय करने आई है, हमारे साथ जो हुआ अब हम उसका बदला लेंगे। तो इस तरह के चित्र छपते थे। तो इतिहास इस तरह से उनको, इतिहासकार इस तरह से उनको विश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। एक चित्र और एक लिखित पाठ को चुनकर किन्हीं दो स्रोतों की पड़ताल कीजिए और इस बारे में चर्चा कीजिए कि विजेताओं और पराजितों के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है।
ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि दृष्टिकोण, विजेता अंग्रेज और पराजित भारतीय। क्रांति असफल हो गई थी, भारत वाले हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे, उन्होंने दोबारा भारत पे शासन शुरू किया। तो विजेता अंग्रेज और पराजित भारतीय। तो अंग्रेज तो इस क्रांति के बारे में किस तरह सोचते थे और विद्रोही जो थे, भारतीय जो थे, वो किस तरह सोचते थे, ये हमें देखना है चित्रों के माध्यम से। एक चित्र और एक कोई स्रोत उठाते हैं। तो देखिए, पहले तो विद्रोह के विषय में अंग्रेजों और भारतीयों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। अंग्रेज तो क्या कहते थे कि एक सैनिक विद्रोह था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने विद्रोह किया और हमने उनको दबा दिया। या कुछ अंग्रेज ऐसा कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध एक झगड़ा था, एक लड़ाई थी और ईसाई इसमें जीते। ठीक है, तो बहुत तरह की अलग अलग दृष्टिकोण है जो अलग अलग उस समकालीन लेखक, उस समय के लेखकों ने लिखा है इसके बारे में। लेकिन भारतीय क्या मानते थे? ज्यादातर भारतीय ऐसा मानते हैं कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई क्रांति थी और भारतीय लोगों के द्वारा लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये भिन्नता है दोनों के दृष्टिकोणों में। अब भारतीयों के द्वारा जो कल्पना के आधार पर चित्र बनाए गए उनको देखते हैं। एक चित्र है यहाँ पे, देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें बहुत ही बहादुर औरत के रूप में पेश किया गया है। ये लड़ रही है तलवार लेके, घोड़े पे बैठ के, और अंग्रेजों को मार रही है। तो ऐसे चित्र भारत वालों ने बनाए कल्पना के आधार पर, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक वीर और बहादुर महिला के रूप में पेश किया जो थी भी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये आज़ादी के लिए लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ रही है। ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, ऐसा कौन दिखाना चाह रहे हैं? भारतीय। देखते हैं क्या लिखा है। चित्रों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों ने जिस संघर्ष को एक सैनिक विद्रोह मात्र कहा, भारतीयों के लिए यह क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति पाना, मुक्त करवाना अपने देश को। ऐसा हमें चित्रों से मिल रहा है। जैसे एक और हम देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, ये जन विद्रोह था। आम जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो देखिए, एक स्रोत है जो एक ब्रिटिश अधिकारी अवध में था, उसने अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी है। समझिए है क्या? एक अंग्रेज अधिकारी जो अवध में है, उच्च अधिकारियों ने उस अधिकारी को अवध में जो था कि विद्रोह को दबाओ, ऐसे आदेश दिए। तो उसने रिपोर्ट बना के जब भेजी कि विद्रोही किस तरह काम करते हैं, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा है, क्या लिखा है? कि अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अंग्रेजों के पास संचार के साधन थे, टेलीग्राम हमने बात की थी, और बहुत हद तक अंग्रेजों की जो विजय हुई उसमें इसकी भी भूमिका है। तो जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या चाहते थे कि संचार के साधन काट दिए जाएं। ग्रामीण लोग ऐसा करते थे कि सड़कों को तोड़ दिया जाता था इस विद्रोह के दौरान, ताकि ब्रिटिश सेना जो आए तो वो पहुंच नहीं पाए, यहाँ तक उनको दिक्कतें हों। ठीक है, टेलीग्राम की लाइनें काट दी जाती थी। तो इस तरह की सारी चीज़ें, तो मतलब उत्तर से जो हम जुड़े हुए हैं संचार की लाइन के द्वारा, उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या लिखता है? अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले साधारण लोग हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? देखिए, पल में बिखर जाते हैं और पल में फिर एकजुट हो जाते हैं। मतलब ब्रिटिश सेना जब जाती है उनको पकड़ने तो वो तितर बितर हो जाते हैं, जब ब्रिटिश सेना वापस आ जाती है वो फिर एकजुट हो जाते हैं और फिर वो संचार लाइनों वगैरह को काटने का काम शुरू कर देते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें भी है, बंदूकें भी पहुंच गई थी गांव वालों के पास। तो इससे पता चल रहा है कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं, आम जनता ने भी हिस्सा लिया और ये एक जन विद्रोह था। तो ठीक है बच्चों, हमने इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर यहाँ पे हल कर लिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना। उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।